नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में जोधपुर के आसमान में एक बार फिर सुखोई और रफाल जेट फाइटर अपनी ताकत का जौहर दिखाएंगे। दरअसल चीन और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना नए साल में पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने के लिए फ्रांस के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास स्काई रोज का आयोजन करने जा रही है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान फ्रांस के रफाल और भारत के सुखोई विमान अपनी क्षमता दिखाएंगे। खास बात ये है कि भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास गरुड़ की तुलना में जोधपुर एयरवेस पर होने वाला स्काई रोज युद्ध अभ्यास काफी अलग होगा। इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए फ्रांस की वायुसेना के रफाल विमान जोधपुर आएंगे। इतना ही नहीं, 4 महीने पहले भारतीय वायुसेना में शामिल हुए रफाल भी पहली बार भारत में किसी युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद जोधपुर एयरवेस पर ये पहला युद्ध अभ्यास है। खास बात ये है कि फ्रांस से रफाल विमान परीक्षण के लिए जुलाई 2014 में सबसे पहले जोधपुर ही आए थे और उस वक्त रफाल विमानों ने भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना की युद्ध अभ्यास गरुड़ में भाग लिया था। उत्तर भारत के सबसे बड़े चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक और नई उड़ान भरने वाला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो पाएगी। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस किस तरह का है, किस तरह का वह दिखता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए ही मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है और अब जयपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी हो रही है। जीन सीक्वेंसिंग की जांच जो है वो की जा सकेगी, यानी किसी भी वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी जो है वो अब राजधानी में ही मिल सकेगी। और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में नई मशीन जो है वो लगा दी गई है। करीब 1.25 करोड़ की लागत से इस मशीन को स्थापित किया जा रहा है और जल्द ही ये लैब जो है वो यहाँ पर कार्यरत होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड जो है वो मौजूद है, डॉक्टर नित्या जी मैडम मौजूद है। मैडम, किस प्रकार की ये लैब होगी और किस प्रकार की जांच हो सकेगी? ये वर्ल्ड क्लास लैब होगी। ये काम जो है बहुत ही प्रेसाइज और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह की लैब हर जगह नहीं होती है, बट हम लोगों के पास ये मशीन है ऑलरेडी और हम लोग अब जीन सीक्वेंसिंग का सारा काम कर सकेंगे कोविड के लिए। इससे हमें एक तो ये नई स्ट्रेन्स जो और जगह से आ रही हैं उसको जानने में फ़ायदा मिलेगा, पहचानने में, और बाकी हो सकता है कुछ स्ट्रेन्स हमारे यहाँ भी कुछ म्यूटेशंस हुए हों जिनको अभी तक, क्योंकि सीक्वेंसिंग हम लोगों ने नहीं की थी यहाँ पे, इसलिए वो भी कर पाएंगे, हम जानकारी पाएंगे। कोटा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सेवा के लिए 53 सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। यहाँ हम राइट तो कोरोना साइड नाम का कार्यक्रम आयोजित कर 53 संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर महापौर मंजू मेहरा ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में महापौर के साथ उप महापौर सोनू कुरैशी और निगम आयुक्त वासुदेव मलावत भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के मौके पर महापौर मंजू मेहरा ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सामाजिक संगठनों के सदस्य जिस तरह से अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर घर से निकले और लोगों की मदद की, वो काबिले तारीफ है और ऐसे लोगों को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। कोरोना काल के अंदर कोटा का यदि जो हमारी उपलब्धि है या हमारा जो चित्रण है वो राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले में बेहतर रहा, तो उसके लिए सबसे बड़ा यदि किसी को श्रेय जाता है तो यहाँ के जो दानदाता, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने वाले लोग और जो संस्थाओं में जाता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से निशाना साधा है और दोनों नेताओं को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। जयपुर में चल रहे यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी देश में बांटने की राजनीति कर रही है। ऐसे समय में देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को आगे लाने की सोच रखने वाले राहुल गांधी जैसे नेता का नेतृत्व मिला है। महात्मा गांधी की रहनुमाई में जो संघर्ष किया गया, किसानी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बड़े बड़े नेताओं ने जमाने के अंदर किया। जयपुर के सीकर रोड पर एक निजी रिसोर्ट में चल रहे यूथ कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ और इसी समापन समारोह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि आज ऐसे समय में जब देश में विघटनकारी ताकतें माहौल खराब कर रही हैं, तब यूथ कांग्रेस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों का बकाया माफ करने की मांग की है। सीएम ने अपने खत में लिखा है कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ किया जाए। सीएम ने अपने खत में इस बात का भी जिक्र किया है कि पिछले दिनों एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुल 7.95 लाख करोड़ रुपए के उद्योगपतियों के कर्ज राइट ऑफ हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई कर्ज माफी नहीं की है। सीएम ने अपने खत में ये भी बताया है कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राजस्थान में 20,56,000 से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए हैं। इस कर्ज माफी के तहत राज्य सरकार ने कुल 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार की ओर से घोषित कर्ज माफी भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों से देश भर के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। सरकार आगे आकर इस तरह किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं करती? कौन नहीं पहचानता जोधपुर की इन खास जूतियों को। कुछ लोग इसे जोधपुरी जूती तो कुछ इसे मोजड़ी कहते हैं। जिस मोजड़ी की पहचान अभी तक लोकल थी, उसे ग्लोबल बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 129 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने का काम शुरू हो गया है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDDI जोधपुर में बन रहे सेंटर में मोजड़ी को ग्लोबल बनाने के लिए इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि इसे किसी भी परिधान के साथ कैरी किया जा सके। इस सेंटर में स्टूडेंट मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से जूते चप्पल तैयार करेंगे, साथ ही इसे और बेहतर बनाने पर शोध करेंगे। मोजड़ी को न्यू लुक एंड डिजाइन देने से न केवल ये ग्लोबल होंगी, बल्कि इस फील्ड में लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास है 2017 में और पूरे इंडिया में 7 जगहों पे मिला हुआ है और ख़ासकर FDDI जोधपुर को जो मिला है वो है कि स्पेशलाइज फुटवेयर, लेदर फुटवेयर और सेफ्टी फुटवेयर उसके लिए मिला हुआ है। बाकी सरकार ये चाहती है कि भाई कि जो जोधपुर की पहचान है जूतियाँ, हम उनके ऊपर भी वर्क करें। मरूधरा में पिछले कई दिनों से चल रही सर्द हवाएं शूल सी चुभ रही थी और अब गिरते पारे से लोगों की धुजड़ी छूट रही है। इस साल ये पहला मौका है जब 5 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। मंगलवार की रात तो माउंट आबू में सीजन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4 डिग्री तक गिर गया। माउंट आबू के अलावा फतेहपुर में -3.2, जोबनेर में -1.8, सीकर में -0.5 और चूरू में -0.4 डिग्री पारा रहा। सर्दियाँ गौन हो जाती हैं, खाना पीना गौन हो जाता है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े दर्द की वजह से सारे दर्द को भूल करके और यहाँ 0 डिग्री पर हम पड़े हुए हैं। 5 शहरों में माइनस टेम्परेचर के अलावा 12 शहर ऐसे भी रहे जहां पारा 5 डिग्री से नीचे ही रहा। इन शहरों में भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, पिलानी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर शामिल हैं। राजधानी जयपुर में भी मंगलवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही और पारा पहली बार 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले यहाँ दिन का तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने ये भी कहा है
कि अगले कई दिनों तक ठंड से मुक्ति नहीं मिलने वाली है और नए साल के मौके पर लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल सकती। अस्पताल में इलाज करा रहे ये पुलिस वाले वही हैं जो डकैत केशव गुर्जर गैंग का पीछा करने गए थे और वापसी में इनकी गाड़ी टायर फट जाने की वजह से पलट गई थी। धौलपुर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती इन लोगों की गाड़ी तालाबशाही के पास गजपुरा मोड़ पर उस वक्त पलट गई थी जब उसका एक टायर फट गया था और वो बेकाबू हो गई थी। इस हादसे में आरएसी के 4 जवान जख्मी हुए हैं और इन्हें स्पेशल केयर के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हमारी एक गाड़ी एडीएफ में लगी हुई थी जो गजपुरा से सोने गुर्जा की तरफ जा रही थी, जिसका पिछला टायर बस्ट होने से हमारे 4-5 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं, जिनको बॉडी से यहाँ धौलपुर रेफर किया है। सभी खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है। आम लोगों को राहत पहुंचाने और उनकी शिकायतों को जल्द दूर करने के लिए जोधपुर पुलिस ने एक नई शुरुआत कर दी है। इस नई शुरुआत के तहत जोधपुर के लोग अब व्हाट्सएप और मेल के जरिए पुलिस वालों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल जोधपुर पुलिस कुछ ऐसे जवानों से परेशान हो गई थी जिन पर केस दर्ज करने से लेकर उन पर कार्रवाई तक के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे थे। इन्हीं आरोपों से बचने और आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने आम जनता को पुलिस की कार्यशैली से नाखुश होने पर शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया है। मतलब साफ है, अगर कोई किसी पुलिस वाले से परेशान है तो बस एक व्हाट्सएप कर वो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। खास बात ये है कि शिकायत करने वालों का नाम और पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। पुलिस ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है वो है 9530440045 और शिकायत के लिए जारी मेल आईडी है cpjodhpurwig@gmail.com। पुलिस की कार्यशैली को बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जो कि जिस पर कोई भी आमजन किसी भी प्रकार की शिकायत एवं पुलिस की कार्यशैली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दे सकता है। भालुओं का गाड़ी से पीछा करने वाला ये वीडियो बूंदी का बताया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 भालू तेजी से भागते नजर आ रहे हैं और उसके पीछे एक गाड़ी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में बैठा शख्स वीडियो बनाने के लिए इन दोनों भालुओं का पीछा कर रहा है। खास बात यह है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा है और भालू अपनी जान बचाने के लिए सरपट दौड़ रहे हैं। और आखिर में उन्हें जान बचाने के लिए एक दीवार की ओट लेनी पड़ती है। इस वीडियो को लेकर वन्य जीव प्रेमियों में खासा गुस्सा है और वो पुलिस से इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पत्र लिखकर शिकायत और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन इस घटना के विरोध में टीएमसी के समर्थकों ने सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शहर के एक चौराहे पर कुछ गाड़ियां आग की लपटों में घिरी दिखी और उनसे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यही नहीं, इस दौरान वहां टीएमसी के कुछ समर्थक हंगामा करते दिखे, जबकि कई लोग दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में टीएमसी समर्थकों ने आसपास मौजूद कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। इसी तरह चाय की एक दुकान को भी बवाल कर रहे लोगों ने निशाना बनाया। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां के बोलपुर में पदयात्रा की, जिसे अमित शाह के उस रोड शो का जवाब माना जा रहा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले
बोलपुर में किया था, क्योंकि ममता बनर्जी ने उसी जगह पर बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई और सड़कों पर पैदल निकल पड़ी। बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करने पहुंची ममता हाथ जोड़कर आगे आगे चलती नजर आई और उनके पीछे उनके समर्थक दिखे। ममता की 4.5 किलोमीटर की इस पदयात्रा में रंग बिरंगी पोशाक पहने कई कलाकार भी शामिल हुए, जो नाचते गाते हुए आगे बढ़ते रहे। ममता बनर्जी जब रोड शो करने पहुंची तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिस तरफ नजर गई वहां लोग ही लोग दिखे। जो लोग सड़क से ममता को नहीं देख पाए वो अपनी छतों पर आ गए। हजारों की तादाद में यहाँ पर तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं आज यहाँ पर ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। बोलपुर में ममता बनर्जी ने एक रैली भी की, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए टीएमसी के उन नेताओं का जिक्र किया जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके। उन्होंने अपने हाव भाव से यह जताने की कोशिश की कि टीएमसी अब भी पहले जितनी ही मजबूत है। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के मिशन 200 पर भी तंज कसा। मुंबई के कांदिवली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक लड़का तेज रफ्तार से दौड़ रहे ऑटो पर जानलेवा स्टंट करता नजर आया। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें वो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे ऑटो से लटका दिखाई दिया। इस बीच वहां से कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन वो सब कुछ भूलकर बस स्टंट करने में जुटा रहा। इससे पहले वो ऑटो से आधा लटका दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना पूरा शरीर बाहर निकाल लिया। खुद को बड़ा स्टंटबाज साबित करने के लिए उसने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल दी। हालांकि बाद में इस जानलेवा स्टंट के लिए पुलिस ने उसे और ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया। वो रिक्शा ड्राइवर को हम लोग के ताबे में लिया है। बताया गया कि स्टंट करने वाला वो लड़का नाबालिग है और इससे पहले भी वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुंबई के हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स कार फर्जीवाड़े के केस में पुलिस ने कई चौंकाने वाले दावे किए। एक दिन पहले ही इस केस में डीसी डिजाइन कंपनी के मालिक दिलीप छाबड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन पर कई लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। अब इस मामले में वो वीडियो भी सामने आया है जो दिलीप छाबड़िया की कंपनी की वजह से बना, इनकी गिरफ्तारी की वजह बना। और 17 दिसंबर के उस वीडियो में मुंबई क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी ताज होटल के पास की सड़क पर मुस्तैद नजर आए। जैसे ही वहां से दिलीप छाबड़िया की कंपनी की बनी स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती पहुंची तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु का था, लेकिन जांच करने पर पुलिस को पता चला कि इसी इंजन नंबर और चेसी नंबर की एक गाड़ी हरियाणा में भी बेची जा रही। कुछ देर तक कार के ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। शुरुआती जांच के बाद एक दिन पहले ही दिलीप छाबड़िया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिलीप छाबड़िया पर फर्जीवाड़े के कई बड़े आरोप लगाए। पहले तो आपने लोन उठा लिया एंड देन यू आर सेलिंग इट टू द कस्टमर, सो आपको डबल इनकम हुई। पुलिस ने इस मामले में डीसी डिजाइन कंपनी के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरएसएस के दफ्तर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में 2 कर्मचारी जख्मी हो गए, क्योंकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग दफ्तर पर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर उनके पीछे भागते नजर आए, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। बताया गया कि एक दिन पहले एक लड़का चोरी करने वहां पहुंचा, जिस पर आरोप है कि वो अगले दिन अपने कई साथियों के साथ इस दफ्तर पर हमला करने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि पथराव करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत दर्ज करा दी गई है, पुलिस आगे से कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाए गए कई अवैध मकानों को ढा दिया। आरोप है कि इलाके के कुछ भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां पूरी कॉलोनी ही खड़ी कर दी, जिसके खिलाफ बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की और वहां बने मकानों को एक-एक कर तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन का डंडा चलने के बाद कई आलीशान इमारतें मिट्टी में मिल गईं। इस कार्रवाई में कई लोगों ने खलल डालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सब कुछ संभालते हुए मकानों को ढहाने का काम जारी रखा।
अवैध निर्माण को डिमोलिशन ऑर्डर पास करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बताया गया कि इससे पहले भी अथॉरिटी इलाके में 30 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला चुकी है और दावा किया गया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर के कुछ इलाकों में 2 फीट तक बर्फ गिरी और खून जमा देने वाली ठंड में लोग अपने घरों में कैद होकर रहे। बर्फबारी का सबसे ज्यादा सितम शोपियां में देखने को मिला, जहां की सारी सड़कें और मकान बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। वहां बीती रात को शुरू हुई बर्फबारी रुक रुक कर दिन के वक्त होती रही। बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट आई और हड्डियां जमा देने वाली ठंड में इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आए। तकरीबन 1-2 फुट के करीब बर्फबारी हुई है। कश्मीर के एक इलाके से सामने आए एक वीडियो में एक आदमी अपनी दुकान के बाहर जमी बर्फ की मोटी परत को कुल्हाड़ी से तोड़ता नजर आया। बताया गया कि तापमान के माइनस में जाने से वहां गिरी बर्फ जमकर पत्थर जैसी हो। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप से भी बर्फबारी की कुछ तस्वीरें सामने आई और वहां भी सारे पेड़, होटल और रास्ते सफेद चादर में ढके दिखाई दिए। पटनी टॉप सैलानियों की पसंदीदा जगहों में एक और इस बर्फबारी ने वहां पहुंचे लोगों की खुशी दुगनी कर दी। जितने भी टूरिस्ट आए हुए काफी आनंद ले रहे हैं। दिन के वक्त श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी हुई और वहां के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। तो चलिए 20 मिनट पे 20 खबरों में देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। नेपाल में मची सियासी उथल पुथल के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत से मदद मांगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब इस मामले में चीन पूरा दखल दे रहा। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अचानक संसद भंग करने के फैसले पर नेपाल उबल रहा है और वहां के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी केपी शर्मा ओली का जबरदस्त विरोध हुआ। वहां बड़ी तादाद में लोगों ने झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। कई महिलाएं तो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन का हिस्सा बनी। वो सड़क पर बैठ गईं और ओली के खिलाफ नारे लगाने लगी। इन लोगों का ये गुस्सा अचानक संसद भंग करने के फैसले पर था, क्योंकि ओली के इस कदम ने नेपाल को मध्यावधि चुनाव की ओर धकेल दिया है। यही नहीं, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी भी 2 टुकड़ों में बंट गई, जिसके बाद चीन ने भी वहां की सियासत में दखल दिया, लेकिन वो फेल हो गया। और अब ओली विरोधी पुष्पकमल दहल प्रचंड को भारत की याद आई, जिन्होंने लोकतंत्र की दुहाई देकर भारत से मदद मांगी। भारत होस् या अरू कोही ले यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेका होलान्? भारत ने नेपाल के सियासी संकट से सुरक्षित दूरी बनाई हुई है, क्योंकि भारत का पुराना दोस्त अभी चीन के ज्यादा करीब है और प्रचंड का भारत से मदद मांगना चीन के प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। अगर जल्द हालात ठीक नहीं हुए तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता छोड़ते छोड़ते ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध तक हो सकता है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। ईरान ने 2 टूक कहा कि अगर फारस की खाड़ी की तरफ दोनों देशों ने आंख उठाकर भी देखी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि फिर ईरान अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, मरने मारने पर उतर आएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया कि अगर ईरान के पास फारस की खाड़ी में लक्ष्मण रेखा लांघी गई तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। असल में ईरान उसके खिलाफ अमेरिका और इजरायल की दिनों दिन बढ़ती खेमेबंदी से तिलमिला गया है। उसका यह बयान उस खबर के जवाब में है जिसके मुताबिक इजरायल की एक पनडुब्बी मिस्र के पास सुएज नहर को पार करके फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही अमेरिका की नौसेना ने इस इलाके में अपनी परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की है। अपने खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का पता चलते ही ईरान के कान खड़े हो गए। उसने भी बयान जारी करके अपने तेवर दिखा दिए, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर अमेरिका और इजरायल फारस की खाड़ी तक पहुंच गए तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यूरोप के देश क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब में दूसरे दिन भी भूकंप के तेज झटके ने वहां रहने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई, जिसे ज़ग्रेब समेत देश के कई हिस्सों में, क्रोएशिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया। लेकिन राजधानी ज़ग्रेब से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा मानो आंखों के सामने सब कुछ हिल रहा हो। कई पक्के मकानों का मलबा सड़क पर बिखरा दिखा। भूकंप ने इतनी तबाही मचाई कि एक कार में बैठे कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें इलाके के कुछ लोगों की मदद से राहत बचाव दल की टीम ने बाहर निकालने का काम
शुरू किया। कार के अंदर से एक बच्चे को भी निकाला गया। भूकंप के तेज झटकों की वजह से कई इमारतों का काफी नुकसान हुआ। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मलबा गिरने से पूरे इलाके में धूल उड़ती दिखाई दी। बर्बादी के इस मंजर को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिससे उनमें दहशत फैली। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।